वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रैड सभ्यता के बारे में। रैड सभ्यता जो कि टोंक जिले के पास में बसी हुई सभ्यता थी। ये सभ्यता दोस्तों ढील नदी के किनारे बसी थी। सबसे पहले तो इसका प्राचीन महत्व यही है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्के मिले हैं, इसलिए हम इसे भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कह सकते हैं। 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य के काल का ये सभ्यता रही। मौर्य और सुंग काल इस वक्त में था। 300 बीसी से 200 बीसी के बीच में रही। 1938 से 1940 के बीच में उत्खनन यहाँ पे हुआ और उत्खनन करने वालों में मुख्य रहे दयाराम साहनी और कियनपुरी ने एक्सकवेशन एट रेड नामक अपनी पुस्तक में भी इसके बारे में बताया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3075 पंचमार्क सिक्के चांदी के मिले हैं। आहत सिक्के भी जिनको कहते हैं, या पंचमार्क, मालव, मित्र, यूनानी शासक अपोलोडोरस और इंडो-सेशन प्रकार के इस तरीके के मालव, शक, मित्र, यूनानी शासक अपोलोडोरस और इंडो-सेशनियन काल के सिक्के यहाँ पे मिले हैं। जनपद काल के सिक्के तथा लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं। बड़ी संख्या में सिक्कों के मिलने के कारण रेड को एशिया का सबसे बड़ा सिक्का भंडार भी कह सकते हैं, या फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहाँ पे 115 घेरेदार कुएं मिले हैं। ईंटों से बने हुए घर मिले हैं। दीवारों में मिट्टी और कच्ची मिट्टी का प्रयोग मिलता है। चाक पर बने मृदभांड का भी प्राप्त हुए हैं। शिल्प और उद्योग की बात करें तो अर्धकीमती जो पत्थर के मनके बनाते थे, शंख से मनके बनाते थे, मतलब मनके अर्धकीमती पत्थरों से। कांसे से भी मनके बनाए जाते थे। प्रमुख मूर्तियों की बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति या गजमुखी यक्ष की मूर्ति, ये मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। मालव जनपद का प्रमाण यहाँ पे शीशे की मोहर मिली है। ब्राह्मी लिपि में मालव लिखा है उस पर, तो मतलब मालव जनपद का यहाँ पे बताते हैं कि मालव जनपद यहाँ पे रहा है, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली है और गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है, शीशे की मोहर मिली है, ब्राह्मी लिपि में लिखा है मालव। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू अगेन। स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बागोर सभ्यता के ऊपर। बागोर जो सभ्यता है, यह सभ्यता जिला भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जिला के अंदर यह सभ्यता है, और इस सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता बागोर का पुरातात्विक स्थल, जहाँ पे इसका मतलब उत्खनन हुआ था, वो स्थल है बागोर का महासतियों का टीला कहलाता है वो स्थल। खोज एवं उत्खनन, इसकी खोज और उत्खनन की बात करें तो वीएन मिश्रा और एलएस लेस्नी को इसका श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने किया है, एलएस लेस्नी ने और वीएन मिश्रा ने। ये संबंधित माना जाता है, वीएन मिश्रा जी और एलएस लेस्नी जी ने ये किया है। यह स्थल राजस्थान के महत्वपूर्ण मीजोलिथिक स्थलों में से एक है। मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनमें से एक है ये। आज से करीबन 5000 साल पहले की ये सभ्यता मानी जाती है, और कृषि के और पशुपालन के दोनों के ही यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसको इतनी पुरानी है, इसलिए इसको आदिम संस्कृति का
संग्रहालय कहते हैं। आदिम संस्कृति का इसे क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। बागोर को भारत के महत्वपूर्ण विकसित मध्य पाषाणकालीन स्तरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लघु पाषाण माइक्रोलिथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्राप्त हुए हैं, माइक्रोलिथ्स। इसके अलावा शिकार करने, मछली पकड़ने और शिकार करने के जो औजार हैं वो भी मिले हैं। चमड़े को काटने या छेद करने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और छेद वाली सुई मिली है। हथौड़े और कुल्हाड़ी जैसे पाषाण के उपकरण मिले हैं। कृषि और पशुपालन की बात करें तो बागोर में कृषि और पशुपालन दोनों ही चीज़ों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ कृषि की विविधता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ कृषि की विविधता के प्रमाण मिलते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की कृषि यहाँ होती थी। लगभग 14 प्रकार की कृषि कहते हैं कि बागोर सभ्यता में पाई जाती थी, इसलिए काफ़ी विकसित हम कहेंगे इसको। पहले चरण में शिकारियों के ज़्यादा होने का हमें प्रमाण मिले हैं। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें पशुपालन का ज़्यादा पता चला है और तीसरे चरण में कृषक या कृषि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब अंत्येष्टि प्रथा की बात करें तो मृत्यु को घर के अंदर ही दफनाने का प्रमाण मिलते हैं और मृतक के साथ में बर्तन और खाद्य सामग्री भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। कुछ कंकाल के साथ पत्थर और अस्थियों के आभूषण या हार मिले हैं। कुछ कंकाल के साथ पत्थर या अस्थियों के आभूषण या हार भी मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें करें तो तांबे के जो है उपकरण मिले हैं और तांबे के उपकरण के अलावा स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह। शिकार और मछली पकड़ने से संबंधित उपकरण मिले हैं। चमड़े को सीलने तथा छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। स्वागत है सभी का शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बालाथल सभ्यता के बारे में। बालाथल जो सभ्यता है, यह सभ्यता उदयपुर क्षेत्र में, राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र में बालाथल सभ्यता पनपी है और इसको खोजने का श्रेय जाता है वीएन मिश्रा को। वीएन मिश्रा जी का नाम हमने एक जगह और भी लिया था बागोर सभ्यता में, उनके साथ एल एस लसनी का नाम लिया था। तो यहाँ पे लेकिन 1962-63 में इन्होंने खोजा है इसको, और 1993 में वीएन मिश्रा और वीएस सिंधे, वीएन मिश्रा के साथ में कौन है, वीएस सिंधे हैं और आर के मोहंती भी हैं। तो वीएन मिश्रा, वीएस सिंधे और आर के मोहंती ने 1993 में इसको उत्खनन किया है और 1962-63 में इसको खोजा है वीएन मिश्रा ने। यहाँ पे 2 काल के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। एक तो 1800 ईसा पूर्व के ताम्र पाषाण के भी होते हैं और दूसरे लोह युग के भी होते हैं, 600 ईसा पूर्व के। तो दोनों ही काल के हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ताम्र पाषाण 1800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व लोह के। प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य, दक्षिणी भाग का टीला वर्षा के कारण थोड़ा धंस गया है। हाथ से बना कपड़े का टुकड़ा मिला है। जो कपड़े का टुकड़ा मिला है हाथ से बना हुआ, उसे लगभग हम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मान सकते हैं। राजस्थान में मान कह सकते हैं, मतलब उसके ऐसे प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में कपड़े के प्राचीन साक्ष्य के संदर्भ में बैराट के बाद, एक तो बैराट में मिले प्राचीन कपड़ा या फिर मिला है बालाथल में। योगी मुद्रा में, योगी मुद्रा में मानव आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसी योगी मुद्रा में मानव आकृति के साक्ष्य भी मिले हमें बालाथल सभ्यता से। तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी और चंद्रमा, तांबे के सिक्के जिन पर हाथी और चंद्रमा के
जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृति बनी हुई है तांबे के सिक्कों पर। बालाथल सभ्यता से मिलेंगे ये सब हमें। फिर देखते हैं, लोहे को गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं हमें, जो लोह तकनीक के ज्ञान को दर्शाती है। लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली है, इसका मतलब लोह की तकनीक इनको आती थी बालाथल सभ्यता वाले लोगों को। पत्थर की ओखली भी मिली है। तांबे के आभूषण मिले, तांबे के आभूषण मिले भाई। तांबे के आभूषण अभी किसके पहनते हैं? सोने के। सोने में भी तांबा तो मिला ही रहता है। तो तांबे के आभूषण जो हैं, जैसे कि कर्णफूल हो गया, हार हो गया, ये मिले। ये कहाँ से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से मिले। मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं। एक दुर्ग के जैसा कमरा मिला है, जिसमें मतलब घर है दुर्ग के जैसा, एक जैसे दुर्ग होता है उस तरीके का घर मिला, और उसमें 11 कमरे मिले। 11 कमरे मिले उसमें। बैल और कुत्ते की मूर्ति भी मिली है, बैल और कुत्ते की मूर्ति भी मिली है। बैल की तो फिर भी और भी कई जगह से मिली है, लेकिन कुत्ते की मूर्ति मिली है बालाथल सभ्यता से, और साथ में बैल की भी है। लगभग 4000 वर्ष पुरानी अस्थि कुष्ठ का मतलब 4000 वर्ष पुरानी अस्थि का मतलब साक्ष्य मिला है, जो कि कुष्ठ रोग जिसको हो रहा था उस अस्थि को, मतलब उस अस्थि जो है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित अस्थि मिली है। पीड़ित तो क्या कहेंगे, लेकिन कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है उस हड्डी में। आर्थिक जीवन की बात करें तो पशुपालन करते थे, कृषि का भी ज्ञान था, शिकार भी करते थे, और तांबे और लोहे की तकनीक जानते थे। तांबे और लोहे की तकनीक को जानते थे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। सभी का स्वागत है शिक्षा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की क्लास में हम बात करेंगे बैराट सभ्यता के बारे में। बैराट सभ्यता में परिचय और स्थिति की बात करें तो बैराट सभ्यता जो है विराटनगर में है, मतलब विराटनगर में क्या, विराटनगर का ही पुराना नाम है, और ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। पहले क्या है, ये मत्स्य जनपद था, तो उसकी राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान में बैराट या विराटनगर जयपुर क्षेत्र में आता है। अभी जयपुर में तो नहीं आता, अभी ये कोटपुतली बैरोड में आ गया है, पहले ये जयपुर में आता था। अभी कोटपुतली बैरोड नया जिला बन गया तो उसमें आता है ये। प्रमुख स्थल और पहाड़ियाँ। बीजक की पहाड़ी, एक तो बीजक की पहाड़ी है, एक गणेश डोंगरी है, महादेव डोंगरी है, भीम डोंगरी है। तो ये काफ़ी डोंगरियाँ हैं, पहाड़ी हैं, मतलब जिनको डोंगरी बोलते हैं पहाड़ियों को लोकल भाषा में। बाणगंगा नदी यहाँ पे बहती है। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक के बीच का साक्ष्य मिला है, उस काल की सभ्यता रही है। खोज और उत्खनन की बात करें तो 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने बैराट में दोबारा से अन्वेषण या पुनः सर्वेक्षण किया था। इनसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ पे एक्सकवेशन करवाया था 1962-63 में। इन्होंने तो 36 में कर लिया राय बहादुर दयाराम साहनी ने। फिर 1962-63 में कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने किया, और इन सबसे बहुत पहले 1871-72 में कार्लाइल तो कर ही चुका था सर्वेक्षण। 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, और 1962-63 में कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने किया 1962-63 में। और 1936 में किसने किया? 1936 में किया राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। राजा अशोक जो हुआ मौर्य वंश का, उसके बारे में क्या कुछ बातें कही गई हैं राजा अशोक के बारे में। तो राजा अशोक के बारे में 1837 में कैप्टन बर्ड ने बीजक की डोंगरी जो थी राजा के बारे में
1837 में कैप्टन बर्ड ने बीजक की डोंगरी पर अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा कहाँ पे खोजा? ये अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा बीजक की डोंगरी पर। बीजक की डोंगरी पर कैप्टन बर्ड ने 1837 में खोजा। और ये जो शिलालेख है इसमें ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और इस शिलालेख में बाकी तो जो लिखा है, इसके अलावा बुद्ध धम्म संघ भी लिखा हुआ है। बुद्ध धम्म संघ के प्रति से लिखने से पता चलता है कि अशोक की जो श्रद्धा है वो बौद्ध धर्म में थी। इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है, कहा गया है इसमें। और शिलालेख का संबंध बौद्ध धर्म से ही है, बौद्ध धर्म की ही ज़्यादा बातें इसमें लिखाई गई हैं। 1840 में शिलालेख को चट्टान से 1837 में इसने खोजा बीजक की डोंगरी से, और चट्टान से काटकर कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया इसको 1840 में। फिर है भीम की डोंगरी। भीम की डोंगरी जो है ये तो मिला है बीजक की डोंगरी से। एक भीम की डोंगरी भी है जिसका सर्वेक्षण भी कार्लाइल ने 1871-72 में करवाया था, और इसका भी सर्वेक्षण हुआ है। यहाँ भी कई जो है अशोक के अन्य शिलालेख मिलने का उल्लेख मिलता है। भीम की डोंगरी पर ही भीमताल है। भीमताल है जो कि एक तालाब है, जो कि भीम ने, ऐसी किंवदंती है कि भीम ने लात मार के यहाँ पे तालाब बना दिया, भीमताल। बौद्ध धर्म के प्रमाण। बौद्ध धर्म के प्रमाण। बैराट महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। बैराट जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार एवं स्तूप का अवशेष मिले हैं। जो बीजक की पहाड़ी है उससे बौद्ध विहार और स्तूप के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अवशेष मिले हैं बीजक की पहाड़ी से बौद्ध विहार और स्तूप के। बौद्ध विहार और स्तूप के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। हीनयान या थेरावाद शाखा से संबंधित बौद्ध अवशेषों का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से। बीजक की पहाड़ी से इनका उल्लेख मिलता है। बैराट में 8 बौद्ध विहारों का होने का उल्लेख है, लेकिन जिसे हैनसेंग ने भी बताया है, पर कहते हैं कि हून राजा मिहिरकुल ने सबको तुड़वा दिया था। बैराट से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा शैली की मूर्ति है, बैराट से मिली है, महत्वपूर्ण मानी जाती है ये भी। भारत प्रारंभिक मंदिर का प्रमाण अगर देखें तो यहीं से मिले हैं। पहाड़ी से ईंटों से बने हैं मंदिर। विजय की पहाड़ी से में जो है ईंटों से बने हुए हैं। भारत के प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य की यहीं से प्रमाण मिलते हैं। सिक्कों की बात करें तो बैराट में अलग अलग तरीके के सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से मिले हैं। एक पात्र में 36 चांदी के सिक्के मिलने का उल्लेख है। एक पात्र में 36 चांदी के सिक्के मिले हैं। 36 में एक पात्र में 36 चांदी के सिक्के मिले हैं, और 36 में से 8 तो पंचमार्क हैं और 28 है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक में से भी 40 तो मिनेंडर के बताए जाते हैं। 40 किसके हैं? मिनेंडर के। सॉरी 40 नहीं, 36 तो टोटली मिले। 8 जो है 8 मिले पंचमार्क, और पंचमार्क के अलावा 28 है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का 28 में से 16 मिनेंडर के हैं। मिहिरकुल और तोरमान आदि से संबंधित सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। मिहिरकुल और तोरमान आदि से संबंधित सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। और बैराट से ब्राह्मी लिपि के प्रमाण मिले हैं। प्राकृत भाषा मिली है, जो लेख लिखा है वो भी इसी लिपि में लिखा है और इसी भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा है। विभिन्न कालों की लिपि की जानकारी भी मिलती है, जैसे कि मौर्य उत्तर काल की जो लिपि है, शंख लिपि, ये बैराट से ब्राह्मी लिपि के प्रमाण मिलते हैं।
शंख लिपि को ब्राह्मी की अलंकृत, देखो शंख जो लिपि है उसको ब्राह्मी लिपि ही कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक डेकोरेटेड फॉर्म है ये, और उसे ठीक है उसको हम कहते हैं शंख लिपि, ब्राह्मी लिपि की डेकोरेटेड फॉर्म को। पुरातात्विक वस्तुओं की बात करें तो मिट्टी के पूजा के पात्र मिले हैं, मटके मिले हैं, लोटे मिले हैं, घड़े, थालियाँ, ये सब चीज़ें मिली हैं। पत्थर की संदूकनुमा वस्तुएं भी बनी हैं, लोहे की कील मिली है, नाचता हुआ मोर की कलाकृति और आकृति भी मिली है, विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार भी मिले हैं। प्रागैतिक खसी काल की चित्रकला, विराट में चित्रकला जो रॉक पेंटिंग से ही काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। और चित्रशाला जो है एक तरीके से चित्रशाला ये यहाँ पे मुग़ल काल में विराट अकबर की टकसाल थी, जहाँ पे अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक ने तांबे के सिक्के डाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है राम सिंह ने भी एक एक्सकवेशन करवाया था। राम सिंह ने जो एक्सकवेशन करवाया था उसमें एक संदूक की अपने किलेदार कीरत खंगारोत के नेतृत्व में करवाया था, और वो उसके अंदर एक चांदी की मंजूसा मिली थी, मतलब एक चांदी का से बॉक्स जैसा मिला था। तो वो उसके अंदर उस मंजूसा के अंदर, स्वर्ण मंजूसा के अंदर बुद्ध के अस्थियां होने का प्रमाण बताया जाता है। मतलब बॉक्स या फिर एक लोटा ऐसे मंजूसा, तो वो मिला, एक कुछ ऐसा पात्र मिला, मतलब चांदी का नहीं, सोने का पात्र मिला। उसमें उसमें गौतम बुद्ध जी के क्या मिले हैं, उनकी जो अस्थियां उसके उस स्वर्ण मंजूसा में मिलने के प्रमाण ऐसे बताए जाते हैं। और ये किसको मिला, राम सिंह के किलेदार कीरत खंगारोत के नेतृत्व में जो उत्खनन हुआ था उससे प्राप्त होता है। इसके बैराट के बारे में एक चीनी यात्री हिनसांग, ये भी काफ़ी बातें बताता है। हिनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और 634 में उसका भारत में आगमन का उल्लेख मिलता है कि 634 ईस्वी में आया था ये, और सबसे पहले भीनमाल में आया था। और भीनमाल को उसने बोला था पोली ये तालो उसने कहा था भीनमाल को। और पोली तालो कहा था। इसके अलावा 8 बौद्ध विहारों का उल्लेख भी मिलता है, 8 बौद्ध विहारों का उल्लेख भी मिलता है बैराट से, जिसको हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़वा दिया था। इसकी जो यात्रा है उसने एक ग्रंथ लिखा था, सीयू की इसकी किताब है, और इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, ये सब कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। मिहिरकुल से संबंधित तथ्य ये है कि दयाराम साहनी और वेहन सिंह के विवरण पर आधार पे कहते हैं कि हूण, मैंने पहले बता दिया ये। और इसमें देखो, क्योंकि एक जो 8 बौद्ध मठ मिले हैं, जिनको विहार मिले हैं, जिनको हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़वा दिया था, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।